दुनियादारी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्ते। ये नमस्ते सुनने के बाद आप कभी दुनियादारी देखते हैं, कभी लल्लन टॉप शो देखते हैं। आज भी देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, इसलिए हाथ पसार के आपके सामने आ गया। आप में से कई साथी एंड्रॉयड की लल्लन टॉप की ऐप इस्तेमाल करते हैं। जो नहीं करते डाउनलोड करिए और ज़रूर करिए। कई एप्पल वाले साथी हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं कि आपकी आईफोन के लिए ऐप कब आएगी। तो भैया खुशखबरी ये है कि हम अपनी एंड्रॉयड की ऐप को और दुरुस्त करना चाहते हैं और आईफोन के लिए भी एक झामफाड़ ऐप लाना चाहते हैं। लेकिन ये सब हम करना चाहते हैं आपके लिए, तो आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आपको सीधे मुझे अपने सुझाव बताने हैं और उसके लिए हम और आप आमने सामने बात करेंगे, एक दूसरे की सीरत और सूरत निहारते हुए। आपको बताना है कि आपको हमारी ऐप में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या ऐप यूज़ नहीं की तब भी बता सकते हैं कि इसमें क्या जोड़ा घटाया जाए, कैसी ऐप एक आदर्श ऐप होगी, एक यूज़र के तौर पर आपकी प्रेफरेंस क्या है। ये सब आप मुझे वीडियो चैट में बताएंगे। लेकिन बहुत सारे दर्शक हैं लल्लन टॉप के, मैं किससे वीडियो चैट करूंगा? उनसे जो इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं या जो खूब दिल लगाकर लल्लन टॉप देखते हैं और इसकी ऐप का अच्छे से आगा पाछा समझते हैं। इसके लिए आप ऐप इंस्टॉल करिए, दूसरी ऐप्स भी देखते हैं तो अच्छी बात है, और फिर मुझे मेल लिखिए lallantopmail@gmail.com पर। जिनके रिव्यू शॉर्टलिस्ट होंगे उनके साथ मैं संवाद करूंगा। आपको लल्लन टॉप की तरफ से वीडियो चैट करने के लिए संपर्क किया जाएगा और ये संपर्क होगा 9 जुलाई दोपहर 2 बजे। जी, 9 जुलाई को दोपहर 2 बजे मेरी और आपकी पंचायत जमेगी, जिसमें हम तसल्ली से आपका ऐप पर और यदि किसी दूसरी चीज़ पर भी है फीडबैक सुनेंगे। तो जितने ये बीटेक धारी हैं या दूसरे लोग हैं जो बिहेवियरल पैटर्न समझते हैं, जो ऐप की ABC समझते हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ हमारी मदद करिए ताकि हम आपके लिए और सभी लल्लन टॉप दर्शकों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद ऐप बना सके। शुक्रिया। अब आज की शो या फिर दुनियादारी की जो भी इबारत है उसको बाँचना शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि गिलहरी जैसा नजर आने वाला एक जानवर खतरनाक हो सकता है, इतना खतरनाक कि उससे पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है, तो आप चौंकेंगे क्या? आप चौंकेंगे जब मैं आपको बताऊं कि एक बीमारी ऐसी भी हुई जिसने दुनिया की 1/3 आबादी खत्म कर दी। इस बीमारी को लोग ब्लैक डेथ कहने लगे थे। अंडे से आकार का काला घाव जिसके कुछ ही रोज के भीतर लोग मर जाते हैं। और आप तब चौंकेंगे क्या जब मैं आपसे कहूं कि चीन में एक बार फिर से लापरवाही हुई है, एक बार फिर से एक महामारी ने जोर पकड़ा है, एक बार फिर से पूरी दुनिया खतरे की आशंका के इर्द गिर्द सांस ले रही है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज की बात शुरू होगी लगभग 700 साल पहले से। 14वीं सदी का यूरोप जिसे ठंडे मौसम की आदत है, लेकिन एक वक्त था जब वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होने लगा। नहरें और नदियाँ बार बार जमने लगी। आमतौर पर जिन महीनों में धूप खिलती थी वो भी ठंडे गुजरने लगे। इतने कि 14वीं सदी के तीसरे साल यानी सन 1303 में बाल्टिक सागर जम गया। बर्फीले तूफान आने लगे, खेती के महीने कम, पैदावार कम, लोग भूखों मरने लगे। ये था 14वीं सदी का पहला दशक। दूसरा दशक और विपत्तियां लाया। बारिश तेज, रही सही फसल बह गई। अकाल आया, खबर फैली कि भूख के मारे लोग अपने बच्चों को खा रहे हैं। लोगों ने कहा, क्या बाइबल में जिस स्याह घुड़सवार का वर्णन था उसके आने के ये संकेत हैं? ये घुड़सवार की क्या कहानी है? बाइबल की परंपरा में 4 घुड़सवारों का जिक्र है। इस कहानी के मुताबिक ईसा मसीह फिर से दुनिया में आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले 4 विनाशकारी घटनाएं होंगी।
इन घटनाओं का संकेत लेकर आएंगे 4 घुड़सवार। इनमें से तीसरा घुड़सवार काले रंग के घोड़े पर आएगा। काले घोड़े का मतलब अकाल और आबादी का खात्मा। लोगों ने समझा ये कयामत उसी डार्क हॉर्समैन के आने का संकेत है। हो न हो अंत नजदीक है। लेकिन असली आफत आनी अभी बाकी थी। ये आफत शुरू हुई 14वीं सदी के 5वें दशक में, साल 1347 में, अक्टूबर का महीना। इस महीने इटली के जेनोआ शहर का एक व्यापारिक जहाज क्रीमिया होते हुए सिसिली पहुंचा। ये जहाज समझिए कि अपने साथ मौत लाया। इसके नाविकों को अजीब सी बीमारी थी। उनकी कांख और धड़ के निचले हिस्से पर एक कांटे नुमा नोक सी उभर आती। अंडे के आकार की स्याह नोक से खून और मवाद निकलता। फिर देखते देखते उनके पूरे शरीर पर काले रंग के फोड़े निकलते। उन्हें खून की उल्टियां होती, वो दर्द से तड़पते और कुछ ही दिनों में दम तोड़ देते। जहाजियों के साथ आई ये बीमारी संक्रामक थी। उनसे होते हुए ये बीमारी महामारी में तब्दील हो गई। जितनी फैली उतनी मारक हुई। पहली बार लक्षण उभरने के 24 से 48 घंटे में लोग मरने लगे। पूरा यूरोप इसकी चपेट में। 1347 से 1352 के बीच अकेले यूरोप के लगभग 2 करोड़ लोगों की जान गई इस महामारी से। कौन सी महामारी थी ये? इसका नाम था ब्यूबोनिक प्लेग। ये महामारी पहले भी कई बार फैल चुकी थी, लेकिन 14वीं सदी में फैले प्लेग को इतिहास की सबसे विनाशक महामारी कहा जाता है। इसके कारण दुनिया की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। लोगों ने इसे नाम दिया ब्लैक डेथ। आप पूछेंगे इस ब्यूबोनिक प्लेग का जिक्र आज कैसे? इसलिए कि अभी चीन से इस बीमारी की खबर आई है। चीन का एक हिस्सा है इनर मंगोलिया। वहां बयान नूर नाम का इलाका है। वहां से ब्यूबोनिक प्लेग के मरीज की पुष्टि हुई है। इस मरीज की पुष्टि के बाद क्या हुआ? चीन में लेवल 3 की चेतावनी जारी की गई। वार्निंग सिस्टम में अलर्ट होता है लेवल के हिसाब से। सबसे हाई होता है लेवल 4 का। ये वाली वार्निंग लेवल 3 की है, यानी संवेदनशीलता में दूसरे नंबर पर। इस चेतावनी में लोगों को 2 निर्देश दिए गए खास तौर पर। क्या है ये? पहला, ब्यूबोनिक प्लेग की आशंका वाले लोगों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जाए। दूसरा, जंगली जानवरों से दूर रहें, ना उनका शिकार करें, ना उन्हें खाएं। अभी मौजूद जानकारी के मुताबिक ये बीमारी अभी छोटे स्तर पर है, लेकिन तब भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजह, बीमारी संक्रामक है, तेजी से फैलती है। सही समय पर इलाज ना मिले तो जान जाने की आशंका मजबूत होती है। अब सवाल यह है कि प्लेग फैलता कैसे है? ये बीमारी फैलती है एक बैक्टीरिया से। इस बैक्टीरिया का नाम है जर्सीनिया पेस्टिस। ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया ज्यादातर चूहों, जंगली खरगोशों, गिलहरियों और मरमेड जैसे जीवों में पाया जाता है। मरमेड ऊंचे ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली गिलहरी की एक प्रजाति है। इन संक्रमित जीवों से फैलते हुए ये बीमारी इंसानों तक कैसे पहुंचती है? फिर से 2 वजह, 2 रास्ते। पहला जरिया है पिस्सू, जो संक्रमित जीवों को काटते हैं। उनके भीतर मौजूद जर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु इस काटने के फलस्वरूप पिस्सू के साथ लग जाता है। फिर ये पिस्सू आगे जिस किसी भी जानवर या इंसान को काटेगा वो भी संक्रमित हो जाएगा। संक्रमण फैलने का एक डायरेक्ट जरिया भी है। फर्ज करिए कि इंसान किसी संक्रमित जीव के संपर्क में आया, इससे जीवाणु उसके सिस्टम में पहुंच गए। ये संपर्क कई तरह का हो सकता है, खासतौर पर उन्हें खाने से। प्लेग के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला ब्यूबोनिक प्लेग, जिसका हमने जिक्र किया, और दूसरा न्यूमोनिक प्लेग। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक ब्यूबोनिक प्लेग में जान जाने का अनुपात 30 से 60% होता है और न्यूमोनिक में इससे भी ज़्यादा। अगर शुरुआत में ही न्यूमोनिक में इलाज ना मिले तो आदमी का मरना तय है। ब्यूबोनिक प्लेग के मुकाबले न्यूमोनिक प्लेग ज़्यादा तेज़ी से भी फैलता है। WHO के मुताबिक ये इतना संक्रामक है कि जल्द सावधानी न बरती गई तो महामारी तय है। तो क्या प्लेग अब भी वैसे ही मारक होते हैं जैसे 14वीं सदी में थे? जवाब है नहीं, उतने तो नहीं होते। मेडिकल साइंस की तरक्की हो गई। हमें प्लेग से जुड़े ज़्यादातर सवालों के जवाब पता है। हमें पता है बीमारी के फैलने की वजह क्या है। हमें पता है कि किस तरह के जीवों के संपर्क में नहीं आना है। इसका इलाज भी मुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद समय समय पर दुनिया के अलग अलग इलाकों से प्लेग के मामले सामने आते रहे। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं कॉन्गो, मेडागास्कर और पेरू। मेडागास्कर में तो हर साल सितंबर से अप्रैल तक प्लेग सीजन चलता है। हर साल वहाँ करीब 400 से 500 प्लेग के केस सामने आते हैं और 2017 में तो ये बड़े स्तर पर फैला था। वहाँ के 114 में से 55 जिले इससे प्रभावित हुए थे और अगस्त से नवंबर के बीच 2500 प्लेग के केस सामने आए थे, जिससे 202 लोगों की जान चली गई थी। अफ्रीकी देशों के अलावा चीन के इनर मंगोलिया से भी प्लेग की खबरें आती रहती हैं। वहाँ प्लेग के मुख्य वाहक हैं पहाड़ों में पाए जाने वाले जंगली मरमेड। लोग खाने के लिए इनका शिकार करते हैं। ऐसे में कई बार वो किसी संक्रमित मरमेड के संपर्क में आकर खुद भी संक्रमित हो जाते हैं।
पिछले साल मई में इनर मंगोलिया से ऐसी खबरें आई थी। पता चला कि मरमट का कच्चा बांस खाने से एक पति पत्नी को ब्यूबोनिक प्लेग हो गया। दोनों को समय पर इलाज नहीं मिला, वो मर गए। जिस इलाके की ये घटना थी वो रूस की सीमा के पास है। उस रास्ते कई पर्यटक मंगोलिया घूमने आते हैं। जब उस जोड़े के प्लेग से मरने की खबर फैली तो प्रशासन हरकत में आया। पर्यटकों समेत इस इलाके के किसी भी इंसान के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। 6 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद ही लोग बाहर निकल सके। इस घटना के 6 महीने बाद यानी नवंबर 2019 में फिर से यहाँ प्लेग का खौफ फैला। इस खौफ की शुरुआत हुई एक बार फिर से एक पति पत्नी की खबर से। ये बीमार जोड़ा इनर मंगोलिया से अपना इलाज करवाने पेइचिंग पहुंचा था। यहाँ अस्पताल में जांच हुई तो पता लगा कि उन्हें न्यूमोनिक प्लेग है। ये दोनों पति पत्नी संक्रमित स्थिति में इनर मंगोलिया से पेइचिंग पहुंचे थे। आशंका थी कि रास्ते में उनके संपर्क में आए लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन का क्या फर्ज था कि वो तुरंत वार्निंग जारी करे, इस बीमार जोड़े के संपर्क में आए लोगों की तत्काल पहचान करे, उन्हें क्वारंटीन में रखे। लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। उस जोड़े के प्लेग ग्रसित होने की बात पता चली 3 नवंबर को और 9 दिन बाद यानी कि 12 नवंबर को सरकार ने इसका ऐलान किया। प्लेग के संक्रामक स्वभाव को देखते हुए ये बड़ी लापरवाही थी। तो लापरवाही का क्या किसी ने नोटिस नहीं लिया? प्रशासन की इस लापरवाही से ली जेफेंग नाम के एक डॉक्टर को बहुत गुस्सा आया। ली जेफेंग पेइचिंग के उसी अस्पताल में डॉक्टर थी जहां इनर मंगोलिया के इस बीमार जोड़े का इलाज हो रहा था। ली ने वीचैट नाम की चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पर एक पोस्ट डाली। इसमें सरकारी लापरवाही का कच्चा चिट्ठा लिखा। कुछ ही देर में प्रशासन हरकत में आ गया। इलाज के मामले में नहीं, सेंसरिंग के मामले में। ली की उस पोस्ट को हटा दिया गया, लेकिन तब तक ये पोस्ट चीन में वायरल हो चुकी थी। लोग इस लापरवाही पर सवाल उठाने लगे। मामला संवेदनशील था। प्रशासन ने जानकारी छिपाई थी, लेट लतीफ़ी दिखाई थी। चीन के नागरिक नाराज थे, लिख रहे थे कि एक तो प्लेग इतनी डरावनी बीमारी है, ऊपर से प्रशासन जिस तरह से जानकारियां छिपाता है तो और भी डरावनी स्थिति बन जाती है। लोगों की इस नाराजगी पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? वही वो जो हमेशा दिखाते हैं, सेंसर करो, कंट्रोल करो, चुप करो। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने ऑनलाइन पोर्टल्स को निर्देश भेजा। कहा कि बातचीत फिल्टर करो, इस मसले पर जितने पोस्ट आए उन्हें ब्लॉक कर दो, सेंसर्स का इस्तेमाल करो, ये मुद्दा ऑनलाइन मीडिया से खत्म कर दो। अब इसी इनर मंगोलिया से फिर प्लेग की खबर आई है। वैसे तो प्लेग का इलाज मौजूद है, इस लिहाज से चीन से आई प्लेग की ये हालिया खबर पहली नज़र में डरावनी नहीं है, लेकिन आशंका की वजह 2 है। पहली, चीन का रवैया। वहाँ से आ रही जानकारियों को लेकर हमेशा अंदेशा रहता है कि वो सही हैं या नहीं। इसकी पुष्टि का कोई जरिया नहीं होता। वहाँ जानकारियों की लीपापोती करने का लंबा अतीत रहा है। ऐसे में हमें नहीं पता कि चीन के इनर मंगोलिया में भी प्लेग को लेकर जो वार्निंग दी गई है उसकी असल स्थिति क्या है, कितने केस हैं प्लेग के, इक्का दुक्का हैं या ज़्यादा, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। 2002 में जब सार्स के सैकड़ों केस थे तब भी चीन इक्का दुक्का मामले ही बता रहा था। ऐसे में हमें नहीं पता कि चीन की सरकार इन बीमारियों के प्रति कितनी गंभीर है। कोरोना, सार्स, इबोला और प्लेग जैसी संक्रामक बीमारियां ये वैसे भी घातक हैं। अगर सिस्टम की लापरवाही और बद इंतजामी से ये मिक्स हो जाएं तो ज़्यादा बड़ी आबादी के लिए खतरा बन सकती है। और दूसरा खतरा यही है कि ये जो नए नए जानवरों को खाने का चाव है, उनके ज़रिए जो नई नई बीमारियां पनपती हैं, जैसे कोविड-19 पनपी, उनके चक्कर में चीन से दुनिया भर में स्वास्थ्य का बड़ा खतरा पैदा होता है। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर का सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी ईरान से। 2 जुलाई को उसके नतांज न्यूक्लियर साइट पर भीषण आग लग गई। शुरू में ईरान ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नतांज साइट को काफ़ी नुकसान पहुंचा। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि आग शायद साइबर अटैक के चलते लगी। कई लोग कह रहे हैं इजराइल का हाथ हो सकता है। दूसरी सुर्खी जापान से है। वहाँ भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई। कई जगह नदियों ने रास्ता बदला, भूस्खलन भी हुआ। इन सब के चलते अब तक कम से कम 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रभावित इलाकों में बड़े स्तर पर बचाव कार्य हो रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की आशंका है। तीसरी सुर्खी है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए 7 जुलाई से विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स प्रांतों के बीच का बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं और 1919 के स्पेनिश फ्लू के बाद पहली बार होगा कि दोनों प्रांतों की सीमाएं सील की जाएंगी। ये थी सुर्खियां। आखिरी में बारी तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 6 जुलाई और इसका इतिहास जुड़ा है एक कुख्यात हथियार से। ऐसा हथियार जिसके शिकार लोगों की संख्या न्यूक्लियर बम में मरने वालों से भी कई गुना ज़्यादा है। कश्मीर से लेकर इराक, सोमालिया से लेकर अफगानिस्तान, इस हथियार ने इंसानों का कत्ल करना इतना आसान बना दिया कि मास मर्डर के लिए ये हमलावरों का पसंदीदा औजार हो गया। हम बात कर रहे हैं
क्लाशिनकोव की, वो ऑटोमेटिक गन जिसे आप AK-47 के नाम से जानते हैं। आज से ठीक 73 बरस पहले 6 जुलाई 1947 के दिन AK-47 का उत्पादन शुरू हुआ था। इस गन को अपना नाम क्लाशिनकोव मिला इसके फाउंडर मिखाइल क्लाशिनकोव से। मिखाइल रूस के रहने वाले थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो सोवियत संघ की सेना का हिस्सा थे। सेना में उनका ओहदा था टैंक कमांडर का। युद्ध के दौरान वो घायल हो गए। उन्होंने सोवियत के कई सैनिकों से उसके बाद ये शिकायत सुनी कि अच्छी राइफल न होने के चलते हम सही से नहीं लड़ पाए। ऐसे में मिखाइल ने अपनी सेना के लिए बेहतर हथियार विकसित करने की ठानी। उन्होंने सोचा कि ऐसी राइफल बनाऊं जो सस्ती हो, टिकाऊ हो, हर मौसम में काम करे और कम खर्च में बन जाए, भरोसेमंद रहे। और यही सोचकर 1942 से 47 के बीच मिखाइल ने कई तरह की राइफल्स बनाई। कई ट्रायल एंड एरर के बाद आखिरकार 1947 में बनी पहली AK-47 राइफल, एक गैस संचालित सिलेक्टिव फायर राइफल, जिससे शूटर चाहे तो एक एक करके फायर कर सकता है या फिर एक बार में ही पूरी मैगजीन खाली कर सकता है। ये किसी भी तरह के मौसम और वातावरण में काम कर सकती है। केवल 8 पुर्जों से मिलकर बनी AK-47 को असेंबल करना कुछ ही मिनटों का काम है। ऊपर से सहूलियत इतनी कि कोई भी चला ले। 1949 में सबसे पहले सोवियत सेना ने AK-47 को अपनाया। फिर दुनिया की कई सेनाओं और स्पेशल फोर्सेस तक पहुंची ये राइफल, लेकिन इसकी पहुंच वहीं तक नहीं रही। ये आतंकवादियों और हमलावरों का भी पसंदीदा हथियार बन गया। 1947 से अब तक लगभग 150 मॉडल आए इसके। आज की तारीख में दुनिया में लगभग 10 करोड़ AK-47 राइफल्स हैं। लेकिन क्या मिखाइल क्लाशिनकोव ऐसा ही हथियार बनाने की इच्छा रखते थे? क्या वो अपने बनाए हथियार की लोकप्रियता से खुश थे? जवाब है नहीं। मिखाइल ने कई बार कहा कि वो AK-47 के अंधाधुंध इस्तेमाल से दुखी हैं। एक बार तो उन्होंने ये तक कहा कि अगर मैं बीते समय में लौट पाता तो AK-47 नहीं बनाता, उसकी जगह किसानों का जीवन आसान करने वाली कोई चीज़ ईजाद करता। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया।